हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ लीगल प्रोसीजर उसके पीछे रहता है, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई उसके पीछे रहती है, ये कई लोगों को नहीं पता। तो इसी तमाम जानकारी के साथ मैं महक शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IBN 24 पर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हमारे देश में जो चाइल्ड अडॉप्शन है, यानी कि जो चाइल्ड अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया है, उसको कारा मॉनिटर करती है, यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। दरअसल कारा जो है वो नेशनल लेवल पर इस अडॉप्शन प्रोसेस को मॉनिटर करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स के अंडर आती है। दरअसल बहुत से ऐसे बेसिक कंडीशंस होती हैं जिन्हें फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि शादी के कम से कम 2 साल बाद आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। और वहीं पर जो कपल है, यानी कि जो दोनों मेल एंड फीमेल है, उनकी सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किसी भी बच्चे को भारतीय नागरिक भी अडॉप्ट कर सकता है और वहीं कोई भी NRI भी अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन जो दोनों की जो अडॉप्शन प्रोसेस है, जो उसका दोनों का जो प्रोसीजर है, वो कहीं ना कहीं दोनों केसेस में डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी होती है, क्या कुछ जो है जरूरी होता है एक चाइल्ड में जो कि अडॉप्शन के लिए तैयार होता है। दरअसल CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा या फिर किसी भी ऑर्फनेज द्वारा या फिर किसी भी अन्य संस्था द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के द्वारा किसी भी बच्चे को अनाथ तब बोला जाता है जब उसके लीगल पेरेंट्स जो होते हैं वो इस दुनिया में नहीं होते, या फिर वो मर चुके होते हैं, या फिर उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया होता है। उस केस में वो बच्चा जो है अनाथ माना जाता है। और कोई भी बच्चा अबंडन तब माना जाता है जब उसके जो लीगल पेरेंट्स हैं उन्होंने उस बच्चे को त्याग दिया हो। और कोई भी बच्चा सरेंडर्ड चाइल्ड तब माना जाता है जब उसके लीगल पेरेंट्स ने उसको किसी भी इमोशनल फैक्टर या फिर किसी भी फिजिकल फैक्टर, यानी कि अगर उस बच्चे में कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है और उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है, तो उस केस में उस बच्चे को सरेंडर्ड चाइल्ड माना जाता है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जब किसी भी, यानी कि CWC को, जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसको जब कोई भी अबंडेंट चाइल्ड मिलता है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड है जिसको या तो उसके माँ बाप उस संस्था में छोड़ गए थे या फिर उसके माँ बाप ने उसे किसी भी कारणवश जो है उसको त्याग दिया है, तो उस केस में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है वो क्या करती है, दरअसल उस केस में जब उस बच्चे के माता पिता का कुछ अता पता नहीं चलता है तो उस बच्चे की जो तस्वीर है वो उसे न्यूज़पेपर में छपवाती है। और अगर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाने के बाद भी उस बच्चे के माता पिता का कुछ भी अता पता नहीं चलता है, तब उस बच्चे को अबंडेंट घोषित कर दिया जाता है, अबंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो जो है फ्री हो जाता है। दरअसल किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए उस बच्चे का फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगली फ्री होने का मतलब ये है कि उस बच्चे का फ्री होने का ये मतलब होता है कि उसके जो लीगल पेरेंट्स हैं अब उस पर किसी भी तरह का कोई भी राइट या कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं मैं अब आपको बता दूं कि ये तो बात हुई कि एलिजिबिलिटी की, जो बच्चा कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब पेरेंट्स में क्या कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे देश में रहता है। कौन से पेरेंट्स सक्षम होते हैं किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए? दरअसल वो पेरेंट्स सक्षम होते हैं किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जो कि मेंटली फिट हो, जो कि फिजिकली फिट हो, जो कि इमोशनली फिट हो और फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आर्थिक तौर पर सक्षम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, माफ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है तो आप किसी भी बच्चे की देखभाल करने के लिए भी जो है आप सक्षम नहीं है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों हस्बैंड वाइफ की जो है रजामंदी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और शादी के 2 साल होने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे कि सिंगल जो पेरेंट होते हैं, जैसे कि सिंगल फीमेल पेरेंट है वो, या जो फीमेल पेरेंट है वो किसी भी बच्चे का अडॉप्ट करना चाहे तो वो किसी भी, यानी कि मेल या फीमेल चाइल्ड उसको अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन कोई भी अगर सिंगल मेल जो पेरेंट है वो, यानी कि अगर कोई पिता बनना चाहता है तो वो किसी भी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ जो है एक मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है। वहीं अगर मैं उनकी एज की बात करूं तो जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो उनकी एज है वो
55 साल से ज्यादा यानी कि 55 ईयर्स से ज्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं कपल की बात करूं तो जो मेल और फीमेल दोनों की एज का जो सम है, जो जोड़ है दोनों की एज का, वो 110 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 110 साल आप लगा सकते हैं, यानी कि जैसे जो मेल है उसकी एज जो है 60 के अराउंड और जो फीमेल है उसकी एज जो है 50 के अराउंड, यानी कि जो उनका सम है एज का वो 110 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कारा जो है, जिस तरह से मैंने बताया कि सेंट्रल लेवल पर मॉनिटर करती है, तो कारा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो है एज किसी भी जो है पेरेंट की होनी चाहिए। अगर आपकी एज रजिस्ट्रेशन के वक्त 55 साल से ऊपर है या फिर जो एज का, जैसे कि मैंने बताया कि कपल की एज का सम 110 से ऊपर है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं है किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए। अब जितने भी लोग होंगे वो जानने के लिए इच्छुक होंगे कि क्या कुछ प्रोसेस रहती है चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर। देखिए, जो ये प्रोसेस है वो लगभग 1-2 साल जो है लंबी होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 1-2 साल लंबी प्रोसेस होने के कारण जो पेरेंट्स होते हैं वो बीच में ही थक हार जाते हैं, बीच में ही इस प्रोसेस को जो प्रोसीजर है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो 1-2 साल का जो लंबा गैप बीच में आ जाता है उसके कारण कई बार ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि अब चलिए छोड़िए, अब हमें क्या बच्चा अडॉप्ट करना। लेकिन देखिए, अगर आपको लीगली कोई भी बच्चा अडॉप्ट करना है तो आपको इस 1-2 साल की प्रोसेस से होकर ही गुजरना होगा। वहीं आपको मैं बता दूं कि कारा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जैसे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956, उसके तहत आप किसी भी बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। वहीं उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या कुछ रहता है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। आपको किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी में से जो है वो रजिस्टर्ड करवाना होता है, आपकी नाम की जो डिटेल्स होती हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या कुछ रहता है, देखिए, जब आप किसी रजिस्टर्ड एजेंसी में जाएंगे तो वहां के जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो आपको जो है लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पेपर वर्क होता है उसके बारे में बताते हैं और आपके साइन वगैरह करवाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है होम स्टडी एंड काउंसलिंग का। दरअसल होम स्टडी एंड काउंसलिंग, देखिए नाम से ही क्लियर है, जो सोशल वर्कर, जहां पर जिस रजिस्टर्ड एजेंसी से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वहां के वर्कर्स आकर आपके घर पर जाते हैं, आपकी होम स्टडी करते हैं, यानी कि आपका घर देखते हैं कि किस तरीके से आपका रहन सहन है, किस तरीके से कल को आप जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसको आप रखेंगे। और काउंसलिंग में क्या कुछ रहता है, देखिए काउंसलिंग जो है वो एक पॉजिटिव काउंसलिंग रहती है, यानी कि उस काउंसलिंग में जो सोशल वर्कर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड कंपनी के, वो आपके घर आकर आपको सिखाते हैं, यानी कि आपको मोटिवेट करते हैं एक तरीके से कि कल को आप किस तरह से उस बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है रेफरल ऑफ द चाइल्ड, यानी कि उस चाइल्ड को जो है आगे आपको दिया जाता है, यानी कि जो चाइल्ड जो है वो तैयार, जो अडॉप्शन के लिए तैयार होता है, उस चाइल्ड के बारे में जो है डिटेल्स दी जाती हैं। उस चाइल्ड के बारे में जो भी किस तरह से वो इमोशनल उसके फैक्टर्स बताए जाते हैं, उसकी फिजिकल रिपोर्ट या फिर कोई भी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर वो जो है वो पेरेंट्स को बताई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड का, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, देखिए नाम से फिर से मैं बता रही हूँ कि क्लियर है कि एक्सेप्टेंस यानी कि उस वक्त जब पेरेंट्स उस चाइल्ड को, यानी कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन जब उनके पास आ गई तो उस वक्त वो उस चाइल्ड को लेने के लिए जो है वो राजी हो जाते हैं। तो वहां पर जो है एक एक्सेप्टेंस का एक फॉर्म होता है जो वो फिल करते हैं और वो उसको कोर्ट में दे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो होता है पिटीशन ऑफ द फाइल। उसमें क्या कुछ रहता है, देखिए उसमें क्योंकि आपने बच्चे को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद एक फॉर्म होता है, पिटीशन जो होती है वो आपको कोर्ट में देनी होती है और उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। लेकिन उसके बीच में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो होम काउंसलिंग और ये सारा प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन के 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद रहता है प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर। इसमें क्या कुछ रहता है, देखिए क्योंकि आपके पास बच्चा आने से पहले वो बच्चा कहीं ना कहीं तो रह रहा था, यानी कि जिस वो संस्था में रह रहा था, जिन लोगों के पास वो रह रहा था, उनके पास जाकर जो है पेरेंट्स जाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उसकी हरकतें हैं, क्या कुछ किस कंडीशंस में वो रह रहा है और उस बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो लेते हैं। उसके बाद कोर्ट हियरिंग होती है। कोर्ट हियरिंग में देखिए जो एक बंद कमरे में, यानी कि उस पेरेंट्स, उस बच्चे और जज के साथ जो है कोर्ट हियरिंग होती है और उसमें हो सकता है कि जज आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बोले, बच्चे के नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बोले। तो कोर्ट हियरिंग में ये कुछ होता है और उसके बाद जो है कोर्ट का एक फाइनल फैसला आता है जिसमें कि आप उस फैसले के बाद आप जो है उस बच्चे के लीगल पेरेंट्स, जो लीगल माँ बाप हैं, वो
उसके बाद आप बन जाते हैं। और उसके बाद जो एक फाइनल जो प्रोसेस रहती है वो कम से कम 1 साल की रहती है। उसमें रहता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या कुछ रहता है, देखिए जिस रजिस्टर्ड एजेंसी से आपने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, ये नहीं है कि अडॉप्शन के बाद वो आपको बच्चा दे देंगे और उसके बाद उस बच्चे की कभी जो है पूछने के लिए उस बच्चे को नहीं आएंगे, उस बच्चे को देखने के लिए कभी नहीं आएंगे। दरअसल लगभग 1 साल तक वो उस बच्चे की इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर्ड एजेंसी में देते रहेंगे कि किस तरह से क्योंकि अब आप उस बच्चे के लीगल पेरेंट्स बन चुके हैं, तो किस तरह से आप उस बच्चे की देखभाल अब कर रहे हैं। अब देखिए ये तो रहा 1-2 साल का जो अडॉप्शन प्रोसेस है, जो हमारे देश में जो इस अडॉप्शन प्रोसेस को जो फॉलो किया जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम किसी स्पेसिफिक चाइल्ड के लिए प्रेफर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्पेशल चाइल्ड के लिए, यानी कि एक ऐसा चाइल्ड जो सिर्फ हम चाहते हैं। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइल्ड आपको मिलता है वो रैंडमली मिलता है, यानी कि जो रजिस्टर्ड एजेंसी आपको चाइल्ड देना चाहेगी, चाहे वो फिर फीमेल हो चाहे फिर वो फिर मेल हो, वो आपको चाइल्ड मिलता है आपकी मर्जी से। आपको कोई भी अडॉप्शन के लिए चाइल्ड नहीं मिलता है। लेकिन आप कुछ कंडीशंस में आप ये जरूर, जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप ये जरूर फाइल कर सकते हैं कि आपको किस कास्ट का बच्चा चाहिए, किस रिलीजन का बच्चा चाहिए, क्या एज बच्चे की होनी चाहिए, क्या स्किन कलर होना चाहिए, ये आप सब मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा आपको मिलेगा वो रैंडमली मिलेगा। वो बच्चा हो सकता है कि आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है आपको बच्चा मिले, लेकिन जो ज्यादातर यही देखा जाता है कि रैंडमली आपको किसी भी जेंडर का बच्चा मिल सकता है। वहीं अब अगर मैं लॉज की बात करूं तो देखिए हमारे देश में मुस्लिम, जैन और जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो पारसी लोग हैं, इनको अडॉप्शन का कोई भी राइट जो है वो नहीं मिला हुआ है। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि अगर मैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की बात करूं जो कि 1890 में आया था, 1890 में आया था ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, इसके तहत जो है इन जो रिलीजन्स के लोग हैं इनको जो अडॉप्शन का हक मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस एक्ट के तहत जो है वो लोग जो लीगल पेरेंट्स नहीं बनते हैं। हालांकि क्योंकि जैसा कि एक्ट है गार्डियंस, यानी कि आपको सिर्फ उनका पालन पोषण देख रेख का जो है आपको उसका जिम्मा उठा सकते हैं। और हो सकता है कि 18 साल के बाद अगर वो बच्चा जिसको आपने अडॉप्ट किया था इस एक्ट के तहत, वो बच्चा अगर आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो वो बच्चा आपसे 18 साल के बाद रिश्ता तोड़कर जा भी सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं हिंदू, सिख या फिर अन्य इस तरह के किसी रिलीजन की, तो वो जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो कि 1956 है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। वही सब प्रोसेस जिसके बारे में मैंने अभी आपसे है बातचीत की। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि सरेंडेड है, अब्यूज्ड है या फिर अबंडेंट है, उस चाइल्ड को आप जुवेनाइल एक्ट जो कि 2015 में आया था, उस एक्ट के तहत, यानी कि 2015 के बाद अब आप किसी भी अब्यूज चाइल्ड को, किसी भी सरेंडेड चाइल्ड को, यानी कि जिसको त्यागा गया हो या फिर जो कि मेंटली या फिजिकली किसी तरह से फिट ना हो, उसको इस एक्ट के जो तहत आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एनआरआई की बात करूं तो उसके लिए कोई खास प्रोविजन या फिर कोई स्पेशल प्रोविजन इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। और अंत में मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ जो बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। देखिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, जो आपका जो रेजिडेंस है उसका जो प्रूफ है, जो आपका किसी भी तरह के जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और कोई भी ऐसी एनी अदर जो डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट के द्वारा जो भी मान्यता रखता हो या फिर कोर्ट आपसे मांगे, वो सब डॉक्यूमेंट्स इसमें जो पेरेंट्स के होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी अडॉप्शन प्रोसेस के लिए। तो हो सकता है ये सारी जानकारी आपके किसी काम आए, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए IBN 24।